हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजेस इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को लेके है। तो उनका जो है इंट्रोडक्शन थोड़ा मैं यहाँ पे दूंगी आपको। तो जितना इंट्रोडक्शन यहाँ पे है इस वीडियो में, वर्क्स इस वीडियो में वर्ड्सवर्थ के हैं और उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी और इतना ही काफ़ी है उनके बारे में जानने के लिए। वहीं से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Wordsworth wishes to pen a philosopher poem The Recluse, but it remains unfinished. ठीक है, Wordsworth wishes to pen a philosophical ये philosophical है। ठीक है, philosopher का लिखा हुआ है लेकिन ये philosophical है। पोयम वो लिखना चाहते थे द रेक्ल्यूज, बट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड। लेकिन उनकी ये जो पोयम है ये अनफिनिश्ड रही। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं से आता है कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोयम अनफिनिश्ड रही, तो उसको आप बोलेंगे वो रेक्ल्यूज है। ठीक है, तो देखिए अब द प्रील्यूड एंड द एक्सकर्शन टू बी द पार्ट्स ऑफ द रेक्ल्यूज विच विल ट्रीट ऑफ नेचर। ठीक है, हालांकि उनकी ये कविता जो है अधूरी रही है, लेकिन जो प्रील्यूड बहुत ही फेमस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और द एक्सकर्शन, ये दोनों ही वर्क इसी में मतलब अंडर कलेक्शन है रेक्ल्यूज के। ठीक है, तो द होम एट ग्रासमेयर, द रेक्ल्यूज विच विल ट्रीट बाय ऑफ नेचर, इसमें नेचर के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है रेक्ल्यूज में। तो दो सारी पोएम्स नेचर से रिलेटिव हैं। वैसे भी नेचर पोएट थे वर्ड्सवर्थ, उनको नेचर पोएट ही बोला जाता है। तो द होम एट ग्रासमेयर, द फर्स्ट बुक ऑफ रेक्ल्यूज, पब्लिश्ड इन 1888 आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। ठीक है, द होम एट ग्रासमेयर ये फर्स्ट बुक थी रेक्ल्यूज की। तो ये कब पब्लिश्ड हुई थी? 1888 में ये पब्लिश्ड हुई थी, लेकिन उस टाइम पे वर्ड्सवर्थ की डेथ हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रील्यूड। ठीक है, तो रेक्ल्यूज मैंने आपको बता दिया है कि रेक्ल्यूज क्या था। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्क इनका आता है प्रील्यूड, जो बहुत ही फेमस वर्क है। इसके बारे में हम देखते हैं। द प्रील्यूड इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, ये एक वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। इट इज हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये इनकी एक आध्यात्मिक आत्मकथा है। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग इट इन 1798, जब लिरिकल बैलेड्स आया था, तो उसी टाइम पे इन्होंने इसको जो है रिटन करना स्टार्ट कर दिया था। 98 to 99 के बीच में इन्होंने इसको लिखना शुरू कर दिया था एंड फिनिशेज इट इन 1805, और 1805 में इन्होंने इसको फिनिश कर दिया था। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1850, थर्ड वर्जन इन 14 बुक्स। ठीक है, ये पब्लिश कब हुई थी गाइस? 1850 में इसको पब्लिश किया गया था, द प्रील्यूड जो इनका वर्क था, और ये 14 बुक्स थी इसमें। ठीक है, और ये थर्ड वर्जन था। आफ्टर हिज डेथ अंडर द एडिटर्स ऑफ मिस्टर कार्टर, और मिस्टर कार्टर जो एडिटर थे उन्हीं के अंडर आफ्टर हिज डेथ, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ये पब्लिश किया गया था। द पोएट सेक्रेटरी, ये कौन थे? ये पोएट के सेक्रेटरी थे वर्ड्सवर्थ के। इट प्रेजेंट्स द इम्प्रेशन ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मैच्योर मैनहुड। ठीक है, द इम्प्रेशंस ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड, वर्ड्सवर्थ के माइंड पे क्या इम्प्रेशन था इनका? अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज नेचर मैनहुड, है ना। नेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था वर्ड्सवर्थ के माइंड पे, तो उन्हीं से रिलेटिव जो है ये कविता की नेचर के साथ क्या मतलब बॉन्डिंग होती है एक व्यक्ति की। तो वर्ड्सवर्थ प्लान इज टू मेक द प्रील्यूड अ पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम द रेक्ल्यूज। वर्ड्सवर्थ क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ये एक पार्ट बने रेक्ल्यूज का, बहुत ही एक लॉन्ग पार्ट था ये रेक्ल्यूज का। तो यही उनकी प्लानिंग थी, बट रेक्ल्यूज तो पूरा नहीं हो पाया था, बट ये प्रील्यूड जो है ये एक इनका फेमस वर्क है। आगे चलते हैं तो टिंटन एबे। ठीक है, टिंटन एबे से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो टिंटन एबे है क्या? सबसे पहले ये जान लेते हैं। इज वर्ड्सवर्थ्स पोएम विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेड्स। ठीक है गाइज, लिरिकल बैलेड्स एक इनका कलेक्शन है, 1798 में ये आया था। ठीक है, इसमें गाइज टोटल कितनी पोएम्स हैं? 19 पोएम्स इसमें जो है वर्ड्सवर्थ की हैं। ओके, और 4 पोएम्स इसमें एस.टी. कॉलरिज की है। ये कंबाइंड इनका दोनों का कलेक्शन है। तो लिरिकल बैलेड्स में ही टिंटन एबे नाम की इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। टिंटन एबे को गाइज मैंने इट्स कंप्लीट टाइटल इज लाइन्स, इसका जो कंप्लीट टाइटल माना जाता है वो क्या है? तो इसको भी आपको याद रखना है। लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू मील्स अबाउट टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। तो गाइज इतना लंबा जो है इसका ये बेसिक जो है इसका ये टाइटल है, बट इसको टिंटन एबे ओनली कहा गया है अगर शॉर्ट में हम देखें तो। ओके, वर्ड्सवर्थ विजिट द प्लेस इन 1793
एक बार तो वर्ड्सवर्थ इस जगह पे 1793 में आए थे और दोबारा से फिर वो 1798 में आए थे, ठीक है, 5 वर्ष बाद। इट इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, तो यहाँ पे जो कुछ भी उन्होंने देखा है, जो दृश्य उन्होंने यहाँ पर देखे हैं, उस उन्हीं का सबका ये कलेक्शन है। द पर्सीप ऑफ नेचर, नेचर को बहुत ही करीब से उन्होंने जाना था यहाँ आकर के। एंड द एड्रेस टू द डोरोदी, है ना, और डोरोदी को एड्रेस करके उन्होंने पूरी कविता कही है। डोरोदी जो उनकी सिस्टर थी, बहुत ज़्यादा उनकी करीब थी, तो उन्हीं को एड्रेस करके, उन्हीं को संबोधित करके उन्होंने ये पूरी पोयम कही है। इफ़ कंटेन्स वर्ड्स कंप्लीट फिलॉसफी एंड इज वेव्ड ऑन नेचर, इसके जरिए उन्होंने क्या किया है, अपनी जो उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो आध्यात्मिकता है, नेचर के प्रति जो उनका लगाव है, वही सब उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। वैन द पोएट, तो है क्या गाइस इसमें पोएम में, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। वैन द पोएट इज इन मोमेंट्स ऑफ ट्रबल, जब भी पोएट ट्रबल के मोमेंट में होता है, उसको कोई परेशानी होती है या फिर दिक्कत होती है, एंड डिस्ट्रेस, द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर अराउंड टिंटन एबे हिम रिलीव, तो टिंटन एबे के आसपास जो उन्होंने नेचुरल जो सीनरीज देखी, प्राकृतिक दृश्य जो देखे, वो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रदान करते हैं। ये छोटी सी समरी है गाइस। तो नेचर लाइटन्स द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, जो नेचर है उसके पास यूनिवर्स की जो एक रहस्य है, वो उसका रहस्य नेचर के पास ही होता है। नेचर जो है एक बहुत बड़ा रहस्य है यूनिवर्स का, ठीक है। इन हिज यूथ, उनकी युवावस्था में, हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस, उनका जो प्रेम था नेचर के प्रति वो थॉटलेस था, ठीक है, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे इसके बारे में। पैशनेट एंड सेंसुअस, ठीक है। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, वो केवल पैशनेट भी था और गाइस सेंसुअस भी था, लेकिन अब की बात हो रही है कि अब क्या है वो, इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल, लेकिन अब वो आध्यात्मिक हो चुका है, मतलब अब वो उनकी आत्मा से जुड़ चुका है। पहले वो उनकी आत्मा से नहीं जुड़ता था, केवल पैशनेट था, सेंसुअस था एंड थॉटलेस था। ही सीज द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड, उन्होंने सारे दुख दर्द देखे हैं, आदमी के साथ जो तकलीफ़ें होती हैं वो सब उन्होंने मतलब एक तरीके से बियर की हैं। तो ही सीज अ डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, लेकिन जो नेचर के करीब जब वो जाते हैं तो एक दैवीय अनुभूति उनको होती है। नेचर इज़ अ मदर, नेचर एक मदर की तरह होती है, गार्जियन की तरह होती है, एक नर्स की तरह होती है, एंड मोरल टीचर फॉर हिम, और एक ऐसे टीचर की तरह होती है जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं उनको। तो ही एड्रेसेस हिज सिस्टर एंड एडवाइजेज हर टू बी इन टच विद नेचर, तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से उनको ये सब अच्छा लगता है, तो वो चाहते हैं कि वो एड्रेस करते हैं अपनी सिस्टर को, डोरोथी को, कि वो भी ऐसे ही करे, वो नेचर के टच में रहे, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो द ब्लैंक वर्ड्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स गाइज, वर्स नहीं है ये, ठीक है, वर्स है ये, कहीं पर मिसप्रिंट हो जाता है गाइज, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। तो ब्लैंक वर्ड्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज मैजेस्टिक, बहुत ही जादुई तरीके से उन्होंने यहाँ ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है इस अपने टिंटन एबे वर्क में, ठीक है। तो ये था हमारा टिंटन एबे गाइज। अब हम पढ़ते हैं ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इज वर्ड्सवर्थ्स पोयम, ये वर्ड्सवर्थ की पोयम है गाइस। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1807, 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। इट इज़ रिटन, जबकि इसको 2 पार्ट में लिखा गया था गाइस। 1807 में इसको पब्लिश किया गया, लेकिन इसको 2 पार्ट में 1803 में लिखा गया थोड़ा सा, और उसके बाद जो पार्ट बचा था वो 1806 में लिखा गया, और 1807 में इसको जो है पब्लिश करा दिया गया टाउन एंड में, ठीक है। इट्स टाइटल इज ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका पूरा टाइटल है। अगर इसकी पूरे टाइटल कहीं पे आ जाता है पूछने के लिए तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इट इज़ एन इरेगुलर ऑड, ये एक इरेगुलर ऑड मानी जाती है, इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इसमें एड्रेस किया गया है, ये एड्रेस की फॉर्म में है, संबोधन की फॉर्म में है। तो डिग्निफाइड, और इसका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा शानदार है गाइस। फीलिंग एंड टोन, ओके, डिग्निफाइड से यहाँ पे हम शानदार बता सकते हैं इसको, ठीक है, यही रखिए आपको, फीलिंग और फीलिंगों से भरा हुआ है ये, और टोन, है ना। द ओड इन द 1807 एडिशन ऑफ पोएम इन 2 वॉल्यूम, ठीक है, 2 वॉल्यूम में इसको जो है यहाँ पे किया गया था। द ओड इन द 1807 एडिशन, ठीक है। क्या मोटो क्या था इसका? मोटो था इसका गाइज, लेट अस सिंक ऑफ अ थिंग्स ऑफ मोर एलिवेटेड, और एक ये था, और दूसरा था लेट अस सिंक अ समवट लॉफ्टियर, जो कि नॉबलर है। मुझे कोई ऐसा गीत गाने दो जो नॉबलर हो, और इससे पहले क्या था गाइस, लेट अस सिंग ऑफ अस थिंग, ठीक है।
थिंग्स ऑफ मोर एलिवेटेड, जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो, ब्रांड हो, तो ऐसी कोई चीज़ मुझे गाने दो, या फिर कोई नोबलर गीत मुझे गाने दो। तो ठीक है गाइज, ये इसका जो है मोटो था। तो द लॉन्ग टाइटल सजेस्ट द थीम, जैसे कि हमें इसके लंबे टाइटल से ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है इस पोएम के अंदर। तो देखते हैं कि गाइज क्या है इस पोएम के अंदर। द नॉलेज ऑफ द सोल्स इमॉर्टल, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहते हैं कि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है ऑफ द सोल्स, आत्मा का जो ज्ञान होता है वो इमॉर्टल है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और ये बेस किस पे बेस होता है? ये बचपन की हमारी याददाश्त पे बेस होता है, बचपन की जो यादें होती हैं। वन इज़ अवेयर ऑफ दिस इमोर्टलिटी इन चाइल्डहुड, वो कहते हैं कि हर कोई जब छोटा होता है, बहुत बचपन में होता है, तो वो अवेयर होता है इन सब चीज़ों के प्रति, वो जानता है इस इमोर्टलिटी को, है ना। लेकिन बट दिस मेमोरी फेड्स फ्रॉम वंस माइंड विथ ग्रोविंग ईयर्स, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, साल बीतते चले जाते हैं, तो ये जो मेमोरी होती है वो इसके माइंड से कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जाती है, फेड होती चली जाती है। द चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ इमॉर्टलिटी इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ इन हेवन बिफोर हिज बर्थ। वो कहते हैं कि जो चाइल्ड की जो नॉलेज है इमॉर्टलिटी की, वो आत्मीय जो ज्ञान होता है, बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ इन हेवन। जो ये किस पे बेस होता है? ये बेस होता है जब हम मतलब जीवन से पहले जब कोई आत्मा होती है वो स्वर्ग में होती है, तो वो सब चीज़ें जीवन से पहले जब बच्चा छोटा होता है, बर्थ होने के बाद उसको वो सब चीज़ें याद होती हैं, तो इसीलिए बचपन की चीज़ों पे ये चीज़ बेस्ड होती है, इमॉर्टलिटी। ओके, हैज़ द फोकल पॉइंट इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिमिनिसेंस। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये गाइड डॉक्ट्रिन क्या है? ये एक विश्वास का है, ये एक आत्मीय विश्वास यहाँ पे होता है। द ट्रूथ ऑफ दिस डॉक्ट्रिन कैन नॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंस से नहीं हम प्रूव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस से नहीं आती हैं ये चीज़ें। जो आत्मीय ज्ञान है गाइज, वो एक्सपीरियंस से नहीं आता है, बल्कि जो हमारी जो बचपन में हम सोचते हैं, क्योंकि बचपन में देखिए एक बच्चा बहुत कूल होता है, एक तरीके से ना कोई उसके अंदर चालाकी होती है, ना कोई शरारत होती है, एक तरीके से सबके प्रति वो प्रेम करता है सबको, है ना, और सबके लिए अच्छे विचार होते हैं उसके पास। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो एक्सपीरियंस नहीं आती हैं ये चीज़ें होती हैं एक बच्चे के साथ ऑलवेज। सो इट लैक्स द यूनिवर्सल अपील। ठीक है, इसलिए इसमें यूनिवर्सल अपील की कमी होती है। द पोएट आइडियलाइजेज द चाइल्ड, पोएट जो है यहाँ पे आइडियलाइज करता है ना, कहता है कि एक बच्चे को फॉलो करो। ही कॉल्स हिम अ माइटी प्रॉफिट, वो उनको एक माइटी प्रॉफिट बताता है। ठीक है, सर्वशक्तिमान वो एक बच्चे को कहते हैं। सियर ब्लेस्ड एंड बेस्ट फिलोसफर, वो उनको बच्चे को कहते हैं वर्ड्सवर्थ। हु इज थैंकफुल टू द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, नॉट सो मच फॉर द, कहाँ थे हम गाइस, एक सेकेंड, हाँ, हु इज थैंकफुल टू द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, नॉट सो मच फॉर द इनोसेंस, डिलाइट्स एंड फ्रीडम, वो केवल इसलिए थैंक नहीं करते हैं एक बचपन को, बचपन की यादों को, बिकॉज ये इनोसेंस होती हैं, है ना, इनोसेंट होता है एक बच्चा, बल्कि और मतलब एक आनंदित होता है, आनंद देने वाला होता है एक बच्चा, और फ्रीडम भी होती है उसमें, बिल्कुल वो फ्री होता है हर बंधन से। केवल इसीलिए वो बचपन को थैंक नहीं करते हैं। मैंने कहा इस क्या रीज़न है? फॉर द डाउट्स कंसर्निंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, चीप थिंग्स ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि वो एक बच्चे परे होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। कंसर्निंग द रियलिटी, वो रियलिटी में जीता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है, वो इस संसार से परे होता है। तो चीप थिंग्स ऑफ कंपेंसेशन की टाइप की चीज़ें उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होती हैं, है ना, वो सबसे घुलता मिलता है, किसी से के प्रति ईर्ष्या भावना उसमें नहीं होती है। तो नो डाउट ही हैज़ लॉस्ट द विजन ऑफ चाइल्डहुड, कोई संदेह नहीं है इसमें कि अब राइटर जो है वो खो चुका है अपने बचपन को, बचपन की जो दृष्टि है, दूरदृष्टि है, उसको वो खो चुका है, विजन को। तो बट ही हैज़ बिकम मोर ह्यूमन एंड मैच्योरर देन बिफोर, और अब वो और भी ज़्यादा मैच्योर हो गया है पहले से भी, है ना, ह्यूमन, क्योंकि वो व्यक्ति बन गया है, तो वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गया है। ठीक है, तो उसने खो दिया है बचपन के विजन को। सी हैज़ डेवलप्ड सिंपैथी, उसने सिंपैथी डेवलप कर ली है, अपने जो फेलो हैं, उसके जो मित्र हैं, उसके जो संगी साथी हैं, उनके लिए उसने सिंपैथी गेन कर ली है। ही इज़ श्योर, वो इस बात के लिए भी श्योर है कि देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ, कि इस लाइफ से परे भी कोई जीवन होता है।
With the passage of time, his vision of the nature has become sober, and now he can see something nobler and wiser in the humble objects of nature. तो गाइज यहाँ पर देखो, आप समझना इस लाइन को, विद द पासेज ऑफ टाइम, है ना, तो इस जीवन से परे भी जीवन है। इस चीज को वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है गाइज कि विच द पासेज ऑफ टाइम, जो समय बीतने के साथ साथ, जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, तो एक जो वृद्ध व्यक्ति हो जाता है ना, वो बच्चे की तरह हो जाता है बाद में जा करके, ठीक है। उसका जो विजन है वो वापस से आने लगता है ना। उसकी जो नेचर के प्रति उसका जो विजन है वो सोबर हो गया है पहले से, एंड नाउ ही कैन सी, और अब वो देख सकता है समथिंग नोबलर, ठीक है, नोबलर चीज़ों को वो देख सकता है, एंड वाइजर, और ज़्यादा माइंड, बुद्धिमानी उसमें आ गई है इन चीज़ों के प्रति, हम्बल हो गया है वो बहुत ज़्यादा नेचर के ऑब्जेक्ट्स के प्रति। तो सीम्स दैट ही बोरोव्ड आइडिया फ्रॉम वॉक द रिट्रीट। तो इससे हमें गाइस ऐसा प्रतीत होता है कि ये आइडिया उन्होंने द रिट्रीट नामक एक वर्क है वॉगम्स का, तो उन्हीं से उन्होंने ये आइडिया लिया है। ओके, तो गाइज ये था हमारा ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है गाइज। अब देखिए ओड टू ड्यूटी, एक और चीज़ इनकी देख लेते हैं, ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी में गाइज क्या है? ओड टू ड्यूटी इज वर्ड्सवर्थ पोएम विच इज डिडक्टिक एंड एथिकल इन टोन। ये देखिए डिडक्टिक है गाइज, ये नैतिक मूल्यों पर आधारित पोएम है, ये नैतिकता सिखाती है, एथिकल है, ये टोन में नैतिक है। तो इट इज़ कंपोज्ड इन 1805 में ये कंपोज इसको कर दिया गया था, लेकिन ये 1807 में जाकर के पब्लिश हुई थी गाइज। वर्ड्सवर्थ एज प्रेफिक्स अ लैटिन मोटो टू इट। वर्ड्सवर्थ ने एक लैटिन भाषा से ये एक मोटो लिया है इस पोएम का, और वो क्या है? द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मोटो। अगर हम इस मोटो का ट्रांसलेशन करते हैं, कहाँ से उन्होंने ये मोटो लिया है, तो इज़ नो लॉन्गर गुड बाय रिजोल्व बट सो एजुकेटेड बाय हैबिट। तो यहाँ पर इसका पूरा अर्थ बनता है इस मोटो का कि नो लॉन्गर गुड बाय रिजोल्व्ड बट सो एजुकेटेड। हमें गलत चीज़ों से केवल बचना नहीं है, उनको केवल गुड बाय नहीं करना है, बट सो एजुकेटेड, बल्कि हमें अपनी आदत को इतना ज़्यादा शिक्षित अपने आप को करना है, अपनी आदतों से अपने आप को शिक्षित करना है, ठीक है, ताकि नॉट ओनली कैन आई डू राइट, केवल मैं जो हूँ सही ही नहीं कर सकूँ, सही तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन मैं गलत से भी बहुत ज़्यादा दूर रहूँगा। बट आई कैन नॉट डू, मैं सही तो करूँगा ही, लेकिन मतलब सही के अलावा मैं कुछ करूँगा ही नहीं। ये लाइन, ये अर्थ इस लाइन का बनता है। तो द पोएट ऑफर्स द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है गाइज? पोएट ऑफर्स द नेचर, वो नेचर को ऑफर करता है, एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी, और एक जो ड्यूटी वर्ड है उसके फंक्शन यहाँ पे बताता है कि क्या क्या काम ड्यूटी का होता है, इक्वल ड्यूटी। और वो कहता क्या है, क्या कहता है वो ड्यूटी को? वो ड्यूटी को कहता है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉयस ऑफ गॉड। ये एक ऐसी आवाज़ है जो वॉयस है, गॉड की वॉयस है ये ड्यूटी से मैं आपको बता दूं कि कर्तव्य होता है ड्यूटी हमारा, ठीक है। ड्यूटी क्या होता है गाइस? कर्तव्य होता है, जो हमें अपने काम करने चाहिए, नैतिक कर्तव्य जो हमारे होते हैं वही ड्यूटी है। तो ड्यूटी स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉयस है, भगवान की एक कठोर वॉयस है, स्टर्न मतलब कठोर कह सकते हैं यहाँ पे, तो कठोर वॉयस है ये भगवान की, जो हमें माननी होती है। ड्यूटी बिकम्स अ कनेक्टिंग रोड, ये एक ऐसी रोड है जो चेस्टाइज करती है उन लोगों को हु हैज़ गॉन एस्ट्रे, जो गलत राह पे चले गए हैं, है ना। चेस्टाइज करना मतलब होता है सही राह दिखाती है उनको, जो लोग गलत जगह पे चले गए हैं या गलत रास्ता जिन्होंने पकड़ लिया है। तो स्टायर द पोएट डू ही हैज़ नॉट फॉलोड द डिडक्टिस ड्यूटी, डिक्टेट्स ऑफ ड्यूटी है गाइज ये। तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि डू ही हैज़ नॉट फॉलोड, जिसने डिक्टेट नहीं किया है ड्यूटी को, इन द पास्ट मेक्स अप हिज माइंड टू फॉलो द कमांड्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो उसको सुनना चाहिए, है ना, वॉइस की, उसको वॉइस को सुनना चाहिए उसको गॉड की, और अपने ड्यूटी का उसको ध्यान रखते हुए, और ड्यूटी को उन्होंने जो है कमांड करने के लिए भेजा है उन लोगों के ऊपर, है ना, जिन्होंने कभी पहले पास्ट में अपने चीज़ों को नहीं समझा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ही लाइक्स टू बी हर एनलाइटेड बॉन्डमैन, तो वो चाहता है कि ड्यूटी के साथ मेरा इतना घनिष्ठ संबंध बन जाए, एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथली बॉन्डमैन लेट मी लाई, और ताउम्र ये जो बॉन्ड है हमारा ये बहुत मजबूत रहे, और साथ साथ हम जो है चलते रहें, ठीक है गाइज। तो ये था और टू ड्यूटी। तो गाइज ये कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया वर्ड्सवर्थ के। हालांकि ये काफ़ी लंबी हमारी वीडियो हो गई है,
गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आज ही, कि बिकॉज़ आपको बहुत आगे जाना है, हमें बहुत तैयारी करनी है अभी, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप आगे तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।